चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में भी स्टार्टेड विथ होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप देखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है। पांचों स्टेप में हमने लिखा था कि क्या क्या स्टेप में होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, अच्छा उसके पहले एक स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर देखे थे ना, कि स्टोमेटा कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है। ओके, आज स्टार्ट करना है फिर को एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, है ना। हैंड डालनी है, सबको डायग्राम बनाने बोला था। जिन्होंने नहीं बनाया वो जगह छोड़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हो, बट लेबलिंग पूरी करने की जरूरत नहीं है ना। ये कुछ ज्यादा डिटेल्ड में लेबलिंग है, उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है। जितने हम पार्ट्स लिखेंगे ना आज, उनकी लेबलिंग होनी चाहिए आपके डायग्राम में, समझ रहे हैं। बाकी डायग्राम तो यही है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंडिंग एट एनस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हैंड डाल लेना, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन। ठीक है, पहले एक एक करके पार्ट्स लिखते हैं, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हाइफन डाल के हेडिंग लिखना उसमें, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन। अंदर से आप लोग जस्सी बैग बाहर रख दो। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन is a long tube of, it is a long, या elementary canal of men is a long tube of varying diameter, of varying diameter। इसका क्या मतलब हुआ वर्ड का, वेरिंग डायमीटर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हर तरफ वो ट्यूब का डायमीटर फिक्स है। कई जगह वो ट्यूब थोड़ा ज्यादा डायमीटर का है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, कई जगह वो बहुत पतला है। ठीक है, तो ऑफ वेरिंग डायमीटर। बेटा वो बैग कोई बाहर कर देना और थोड़ा अंदर सरक जाए ना। ऑफ वेरिंग डायमीटर, फुल स्टॉप। इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट। कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। इट इज कंप्लीट एज इट हैज बोथ माउथ एंड एनस। इट इज कंप्लीट एज इट हैज बोथ माउथ एंड एनस। ANUS, एनस। गुड इवनिंग। कहाँ बैठेंगे बेटा, आप इधर आ जाओ। तो सर ने बोला ना मंडे से बैच डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज एक दिन और एडजस्ट करते हैं, एक दो दिन और। हाँ जयती, कुछ बोल रहे हो। सर इसकी स्क्रीन पर ब्लर है। ब्लर है? यस मैम। अभी? सर अभी भी ब्लर है। तो फिर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जयती। प्रखर एंड रियांशु, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? सर क्लियर है। यस सर। क्लियर है? जयती एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो वापस। Okay, so elementary canal is complete as it has both mouth and anus. Full stop. It is differentiated into following parts. 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 मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किए हमने वो लिख रहे हैं एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, नाम लिख रहे हैं, उसका फंक्शन लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला माउथ, स्टार्ट करेंगे विथ माउथ।
ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, माउथ, स्टार्ट्स विथ माउथ, एंड्स एट एनस। ठीक है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे माउथ में। इट इज अ अपर्चर, इट इज अ अपर्चर, एक तरह ओपनिंग है ये। इट इज अ अपर्चर, इट इज अ अपर्चर बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय, क्या है माउथ के चारों तरफ क्या है, हाँ, मूछ दाढ़ी ऐसा बोले, टीथ तो अंदर हो गई ना यार, ये है ना माउथ, उसको कौन सराउंड कर रहा है, लिप्स। ठीक है, तो बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स, बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। और माउथ का काम क्या, इट इज यूज फॉर इंजेक्शन। फर्स्ट जो मेथड है हमारा, जो फर्स्ट स्टेप है, एक्चुअली मेथड नहीं बोलना चाहिए, स्टेप। तो माउथ इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो ये हुआ पहला पार्ट। चलिए सेकंड, सेकंड लिख लेना, बकल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ये जो जबड़ा जिसको बोलते हैं ना, दैट इज बक्कल कैविटी। इसमें दो पार्ट है जो यूजफुल है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। एक है आपका टंग और दूसरा है टीथ। अंदर आने के बाद दो ही चीजें हैं, टंग एंड टीथ, जो हेल्प करती हैं फॉर मिक्सिंग द फूड, फॉर ग्राइंडिंग, फॉर चूइंग। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखना बक्कल कैविटी के। It consists of, it consists of, it consists of two main parts. It consists of two main parts: tongue and teeth. Tongue and teeth. टंग में ही तो टेस्ट बर्ड होता है ना, टेस्ट बर्ड सुने, टंग एंड टीथ। टंग के लिए लिखेंगे, टंग इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। एक पैराग्राफ बना के टंग के बारे में, टंग इज अ थिक, मस्कुलर ही है ना, बोन्स नहीं होते वहां पे, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर with a, with taste bud, with taste buds। इसका काम है, it helps in tasting of food, it helps in tasting of food, it helps in tasting of food, comma mixes food and saliva। टंग में ही तो आपका सलाइवरी ग्लैंड है ना, ने बात की थी, तरह तरह के ग्लैंड है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हर ग्लैंड कोई ना कोई जूस सेक्रेट करेगा और उस जूस के अंदर एंजाइम्स होंगे। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड तो है, और वो कहां पे, आपके टंग में ही। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड, मिक्सेस फूड विथ सलाइवा, मिक्सेस फूड विथ सलाइवा, एंड हेल्प्स इन swallowing, एंड हेल्प्स इन swallowing, खाने निगलने में भी हेल्प करेगा। ये हमारे टंग का फंक्शन हो गया। आपके बकल कैविटी में दो पार्ट है, टंग एंड टीथ। उसमें टंग का काम हमने लिख लिया, फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड, है ना, फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग, सलाइवा के साथ मिक्स करेगा फूड को। ठीक है, और swallow करने में हेल्प करेगा। ठीक है, टीथ के बारे में लिखते हैं नीचे, देखो टीथ का, टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज, teeth are present in
both the jaws full stop in men, women also, है ना? In men there are 32 teeth. There are 32 teeth. ठीक है, क्या क्या होती है teeth? पता है क्या नाम? क्या क्या? इंसिसर, कैनाइन, देन मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. चारों के फंक्शन लिखते हैं तो एकदम शॉर्ट में. In men there are 32 teeth which are differentiated into four types. Which are differentiated into four types. There are 32 teeth which are differentiated into four types. There are 32 teeth which are differentiated into four types. Which are differentiated into, ये तो लिखे हैं पहले से. There are 32 teeth. दो बार लिख दिए उसको. अब दो बार लिख दियो. हाँ ठीक है. ठीक है, क्या लिखे ना? इन मेन देयर आर 32 टीथ व्हिच आर डिफरेंशिएटेड इनटू फोर टाइप्स. ठीक है, तो पहला लिख लेंगे. फर्स्ट इंसिसर्स. फर्स्ट है इंसिसर्स. हाइफन डाल के इसका फंक्शन भी लिख लेते हैं साथ ही साथ में. हेल्प्स इन बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ. हेल्प्स इन biting and cutting of vegetable food. Vegetable food. ठीक है, मतलब these are the teeth useful for vegetarians. ठीक है, बाकी एनिमल फूड को काटने के लिए थोड़े और ज्यादा मजबूत टीथ चाहिए ना, खींचना है ऐसे तो. ठीक है, Yeah, incisor help in biting and cutting of vegetable food. Second लिख लेना. Second canine. Canines. ये animal food का है ना, तो tearing of animal food. Tearing of animal food. बाकी premolars and molars, they are for grinding and chewing. Premolars, grinding and chewing. और मोलर्स का भी यही होगा फंक्शन. ठीक है, तो ये चार टाइप के टीथ्स हैं, टोटल 32. ठीक है, ब्रैकेट में ना इसमें 4 लिखना. 4, इसमें 2, फिर 4 एंड यहां पे 6. कितने हो रहे हैं ऐड करने पे? 6 और 4 10. 10 प्लस 6 16. ऊपर 16, नीचे 32 हो गए. ठीक है, डन. तो ये आपका हुआ सेकेंड पार्ट, बकल कैविटी. ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट लिखते हैं. थर्ड पार्ट फेरिंग्स. PHARYNX. फेरिंग्स. अगर डायग्राम में देखें तो वो कहां प्रेजेंट है? देखो यहां पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना. ये हमारा माउथ हो गया. देन बकल कैविटी, इस पूरे पार्ट को बकल कैविटी बोल रहे हैं, जिसमें आपके जॉज आ रहे हैं और उसके अंदर टंग एंड टीथ, जिनका काम हमको समझ में आ गया क्या है. अब ये खाना और आगे बढ़ेगा, फेरिंग्स तक पहुंचेगा. तो फेरिंग्स बोल सकते हैं एक फनल जैसा शेप का ऑर्गन है, जहां पे जो ट्यूब है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक पार्ट जाता है विंड पाइप की तरफ और दूसरा पार्ट जाएगा फूड पाइप की तरफ. दो अलग अलग पाइप होते हैं ना, एक ही पाइप नहीं कि जिससे हम हवा भी अंदर कर रहे हैं उसी से हम खाना भी अंदर, ऐसा नहीं है ना. फूड पाइप अलग है और विंड पाइप अलग है. फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं
एंड विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। दो नाम है ना, मतलब एक तो उनका नाम किससे पड़ा, जो उनका फंक्शन है, वो फूड को ट्रांसफर करते तो फूड पाइप हुए, वो विंड को ट्रांसफर करे तो विंड पाइप हुए। बाकी दूसरा जो नाम है उनका थोड़ा सा महंगा वाला नाम है, जो थोड़ा सा टफ है ना नाम, इसोफेगस। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका काम क्या है ना। फूड पाइप बोलने ज्यादा आसान है ना, तो समझ में भी आ रहा है कि उसका काम क्या है, इट विल कैरी फूड, पर उसका एक टफ नाम भी है जो है आपका इसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट, विंड पाइप का एक और नाम मैंने क्या बताया, ट्रैकिया। ठीक है, अंदर हो जाओ, बैग बाहर करके अंदर हो जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में लिखेंगे। फेरिंग्स, चलो लिखो, इट इज अ फनल शेप्ड पार्ट, इट इज अ फनल, फनल जानते हैं ना, इट इज अ फनल shaped part, it is a funnel shaped part where the food and air passage, where the food and air passage, where the food and air passage cross each other, cross each other. It is a funnel shaped part where the food and air passage cross each other. Full stop. It has two apertures. Aperture का मतलब ओपनिंग ही है ना, जैसे अपन ने माउथ में भी लिखा था कि it has a aperture bounded by movable lips, वैसे यहाँ पे भी एक तरह का ओपनिंग ही है उस फनल में। तो it has got two aperture. It has two apertures. It has two apertures. ये अपर्चर्स अपन और कहाँ पढ़े थे, लेंस और मिरर में पढ़ते थे ना, कि जिस पार्ट में आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा, तो एक तरह का बोल लो कि दैट इज अ ओपनिंग फॉर लेंस और मिरर। ठीक है, अपर्चर। ओके, तो इट हैज टू अपर्चर, पहला लिखना फर्स्ट, फर्स्ट ग्लॉटिस, GLOTTIS, क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा इधर सरक ना बेटा नीलेश, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी, अच्छी बच्ची है। डर रहा है, इतना डर रहा है, कांप रहा है वो। हाँ, तो पहला ग्लॉटिस, ग्लॉटिस सुने कभी, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस नहीं सुने, हाँ नहीं, स्कूल में क्या नहीं, अच्छा चलो ठीक है, ग्लॉटिस लिखना हाइफन डाल के। इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स, इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स, इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप, एंड विंड पाइप। ये विंड पाइप से तो जो एयर आती है वो आपके वोकल कॉर्ड से टकराते हुए बाहर आती है ना, तभी हम बोल पा रहे हैं, राइट, आवाज बाहर आ रही है ना, दैट इज बिकॉज उस विंड पाइप से एयर बाहर आ रही है और वो वोकल कॉर्ड से टकराते हुए बाहर आ रही है। वोकल कॉर्ड्स का शेप कैसा रहता है, जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़ते थे कि जैसे आप दो पेपर लो और उसको दोनों को साइड से ऐसे पकड़ो, मतलब दो दो पेपर यानी कि एक ऊपर एक नीचे, और दोनों को साइड से बस दबाना है, बीच में गैपिंग रहना चाहिए, और ऐसे फुट मारो तो आवाज आएगी ना। तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर हमारे वोकल कॉर्ड्स का भी होता है। तो जब एयर बाहर आ रही है ना, तो वो वोकल कॉर्ड से टकराते हुए आ रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो हमने पढ़ा ना कि साउंड्स प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे कौन वाइब्रेट होता है, वोकल कॉर्ड्स। किससे वाइब्रेट हो रहे हैं, एयर से, विंड पाइप से जो एयर आ रही है। ठीक है, ओके, तो इट लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप, क्योंकि दो ओपनिंग है ना, तो एक ग्लॉटिस में जा रही है, सेकेंड लिखना, सेकेंड उस ओपनिंग का नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्यूलेट, GULLET, ये जा रही है आपके फूड पाइप में, इसोफेगस। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिख लो, इट लीड्स इनटू इसोफेगस, इट लीड्स इनटू इसोफेगस। तभी तो बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, बोलते हैं ना, नहीं सुने हो कभी, क्यों, क्योंकि खाना खाते वक्त अगर आप बात कर रहे हो तो वो विंड पाइप भी ओपन हो रहा होगा, तो खाना गलती से विंड पाइप में भी जा सकता है, समझ रहे हैं। फिर कभी कभार जाता है तो हमको ठसका लग जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है,
क्योंकि अब वो विंड पाइप में चल रहा है तो विंड पाइप में नहीं जा सकता, लंग्स में थोड़ा खाना जाना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? चलिए, तो इट लीड्स इनटू इसोफेगस। तो ये आपका थर्ड पार्ट हुआ, फेरिंग्स, ग्लॉटिस एंड ये गुलेट, जिसमें आपका जो खाना है वो किस में जाना चाहिए, इसोफेगस में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, इसोफेगस। नेक्स्ट लिख लो, इसोफेगस। ओ इज साइलेंट ना, इसोफेगस वेयर ओ इज साइलेंट, और इसका सस्ता वाला नाम है फूड पाइप। नाम दोनों ही याद रखेंगे ना, ऐसा नहीं बस फूड पाइप लिख दिए, इसोफेगस भी लिखना है, लेबलिंग तो इसोफेगस की होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज अ लॉन्ग नैरो, इट इज अ लॉन्ग नैरो, इट इज अ लॉन्ग नैरो long narrow and tubular structure, and tubular structure which conducts the food, which conducts the food, which conducts the food by peristalsis, peristalsis। इसका क्या मतलब हुआ देखो, पेरिस्टालसिस एक तरह का मूवमेंट होता है ना, जैसे वेव ट्रैवल करती है ना, वैसे ये भी एक तरह से वेवी मूवमेंट होता है। वेवी मूवमेंट मतलब क्या होगा, जैसे अब वो पाइप तो फिक्स है ना अपनी जगह में, पर वो अपनी जगह में रह के थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकता है, तो उससे क्या होगा, खाना जो है उसको धक्का लगेगा और वो आगे जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, खाना यहाँ पे है, सब देख रहे हो क्या खाने को, क्या है वो, रसगुल्ला होगा, गोल है ना क्योंकि, और वाइट भी है। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट अगर दबता है नीचे, है ना, तो इससे ये खाना आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये इस टाइप का जो मोशन हो रहा है ना, उसका उसी जगह पे रह करके, उसको पेरिस्टालसिस बोल रहे हैं। ये नहीं कि खाना ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है। आप खाना खा के सो भी जाओगे तो क्या खाना विंड पाइप में, फुट पाइप में फंसा थोड़ा रह जाएगा, खाना आगे बढ़ता है ना, हाँ या ना। आप खाना खा के सो भी जाओगे तो भी खाना आगे जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जा रहा है खाना पेट तक, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण नीचे जा रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो पेरिस्टालसिस के ब्रैकेट में आप लोग लिख भी लेना वेवी मूवमेंट, ताकि याद रहेगा कि इसका मतलब क्या था। इनफैक्ट पूरा खाना आपके एलिमेंट्री केनाल में इसी मूवमेंट से आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं? अब ये सोचा था फिर जब खाना अंदर आता है ये बाहर क्यों नहीं आता है, इतना ज्यादा वेवी मूवमेंट भी नहीं है, है ना, हाई टाइड नहीं है कि इतना वो पूरा बाहर ऐसा करके आएगा खाना, अंदर ही अंदर वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं कि खाना आगे बढ़ता रहे। ठीक है, हाँ जी, डायरेक्ट तो जा रहा है। अब स्लाइड अगर मैं सो गया खाना खा के तो फिर वो क्या वहीं अटका थोड़ा रह जाएगा ना, खाना जाएगा ना धीरे से अंदर। ठीक है, चलो, पेरिस्टालसिस यानी कि वेवी मूवमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये खाना इसोफेगस ने कहां तक पहुंचा दिया, स्टमक तक। अच्छा, कहां तक, विच कंडक्ट्स द फूड बाय पेरिस्टालसिस टिल स्टमक, ये भी लिख लो एक पॉइंट, टिल स्टमक, क्योंकि इसोफेगस का काम तो स्टमक तक पहुंचा नहीं है, टिल स्टमक। अब हम आएंगे अपने पांचवें पार्ट पे, विच इज स्टमक। खाना हमारा स्टमक तक पहुंच चुका है, ठीक है, लिखो स्टमक के बारे में। अगेन ये भी मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज अ थिक मस्कुलर जे शेप्ड, इट इज अ थिक मस्कुलर जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी है, किसी की छोटी किसी की बड़ी है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर
present on the upper part of abdomen, present on the upper part of abdomen. एब्डोमेन बेसिकली हमारा जो पूरा बॉडी है ना, दो कैविटी में डिवाइडेड है. एक है थोरैक्स कैविटी, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, जिसमें हमारा लंग्स आता है ना, और एक बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो स्टमक से चालू होता है, इसलिए लिखा है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. यहां से भी अगर एब्डोमेन स्टार्ट होता है तो आपका स्टमक अपर पार्ट पे ही है, एब्डोमेन. समझ रहे हैं? पूरे बॉडी में दो कैविटी है, एक थोरैसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल, थोरैसिक. ठीक है. ओके. So it is a thick muscular J-shaped sac-like structure present on the upper part of abdomen, full stop. It helps in, इसका function, it helps in mechanical churning, churning मतलब मिक्स करना है ना, mechanical churning and chemical digestion of food, and chemical digestion of food, chemical digestion of food. It helps in mechanical churning and chemical digestion of food. ये समझ में आ रहा है दोनों वर्ड? मैकेनिकल चर्निंग मतलब आपका स्टमक भी अंदर ही वो मूवमेंट से खाने को मिक्स करेगा, ये हो गया मैकेनिकल चर्निंग. और केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो जूस सेक्रेट करेगा, इसका भी जूस आएगा, गैस्ट्रिक जूस. उसके अंदर एंजाइम्स हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, और आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना चालू करेंगे. तो डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है ना. जो खाना एक बार डाइजेस्ट हो गया, आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते ना. केमिकल चेंज समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट. यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बनेगा ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, फैट फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा. ये सब का नाम लिखे थे अपन डाइजेशन का. जब अपन ने कल डेफिनेशन लिखा था तो क्या लिखे थे कि इन दिस प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में, लार्ज वाला स्मॉल साइज में, फिर इनसॉल्युबल सॉल्युबल में, एंड नॉन डिफ्यूजिबल डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको तो केमिकल डाइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है. तो इट हेल्प्स इन मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. थोड़ी देर के लिए फूड को स्टोर भी रखता है. एक लाइन और लिखना, इट ऑल्सो स्टोर्स द फूड. 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 फुल स्टॉप. नेक्स्ट, अगला सिक्स्थ स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए, पैनक्रियाज और लीवर भी है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्यूब. हम उस ट्यूब के भैया उस पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं जो माउथ से स्टार्ट होके एनस में खत्म हो रहा है. उस पाइप में कहीं कंटिन्यूएशन में पैनक्रियाज और लीवर नहीं आते हैं. खाना कहां कहां जा रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं. खाना पैनक्रियाज और लीवर में नहीं जाता, बट दे ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. तो उनका बस जूस आ जाता है इंटेस्टाइन के पास. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब खाना उनके पास नहीं जाता डाइजेशन होने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपना जूस भेज देते हैं इंटेस्टाइन के पास. तो वहां इंटेस्टाइन उनके जूस के हेल्प से खाने को डाइजेस्ट कर लेता है. इसलिए फाइनल पॉइंट डाइजेशन का क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां पे आपका खाना कंप्लीट डाइजेशन होगा, और यहां पे 3 जूस एक साथ काम करेंगे. एक लीवर से आया हुआ जूस, दूसरा पेनक्रियाज से आया हुआ जूस, और तीसरा खुद इसका जूस. सबके जूस में कुछ ना कुछ खुद के एंजाइम्स होंगे, राइट? लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन में. यही तो सबसे बड़ी वाली इंटेस्टाइन है जो फोल्ड करके रखी हुई घाटी है. याद आ रहा है? हाँ, लिखो हाइफन डाल के. इट इज अ लॉन्ग लगभग 6 मीटर्स की होती है. इट इज अ लॉन्ग
long, narrow, tubular, ट्यूब जैसा, and coiled part. coiled भी है, जैसे मॉर्टिन के वो मॉर्टिन आता है ना, जो है तो वो बहुत लंबा ना, पर कॉइल्ड करके रखा है तो वो छोटे छोटे डब्बे में आ गया, ठीक है। बस वैसे ही ये भी है 6 मीटर का, पर कॉइल्ड करके रखा है इसलिए वो उतनी सी जगह में आ गया। coiled part, it is a long, narrow, tubular and coiled part. First up, it is differentiated into it is differentiated into it is differentiated into दो पार्ट में डिवाइडेड है ये, डिओडिनम, DUODENUM, डिओडिनम एंड ईलियम, ILEUM, डिओडिनम एंड ईलियम। फंक्शन लिखते हैं इसका, इट इज कंसर्न्ड विथ कंप्लीट डाइजेशन, इट इज कंसर्न्ड विथ, इंटेस्टाइन का ही फंक्शन लिख रहे हैं अपन, इट इज कंसर्न्ड विथ, it is concerned with complete digestion and absorption of food and absorption of food। तो डाइजेशन यहीं कंप्लीट होगा, एब्सॉर्ब भी खाना यहीं पे होगा। ठीक है, फुल स्टॉप की एक लाइन और लिखते हैं इसमें, जो वो विली और माइक्रो विली मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है, उसके बारे में भी लिखते हैं। हाँ? विली और माइक्रो, वही जो अपन जो जिसको बोल रहे हैं ना कॉइल्ड पार्ट है, उसी एरिया को हम विली और माइक्रो विली बोलते हैं। ये जैसे डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये यही वाला पार्ट है ना, तो इसी में ही कुछ पार्ट्स को विली, है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उनको अपन विली एंड माइक्रो विली बोलते हैं। देखिए वहीं पे खाना काफी देर तक ठहर करके डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोजेक्शन इसलिए बनाया गया ताकि खाना वहां पे काफी देर तक रहे, ताकि टाइम मिले डाइजेस्ट होने का, ठीक है। बाकी हर पार्ट में ना एक एक स्पिंस्टर होता है, स्पिंस्टर मतलब एक तरह से आप बोल लो वॉल्व, जो उसको बंद करेगा। जैसे खाना अगर स्टमक तक आ गया ना, तो अब ये ट्यूब अगर खुला रहेगा तो खाना तो स्टमक में रुकेगा ही नहीं, वो सीधा यहां चला जाएगा इंटेस्टाइन में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो खाने को स्टमक के अंदर कुछ देर तक रोकना है, इसलिए यहां पे हर हर एक ऑर्गन के एंड में एक क्लोजिंग, एक स्पिंस्टर होता है जो कुछ देर के लिए बंद रहता है, ताकि खाना कुछ समय यहां पे बिताए और पेट को थोड़ा टाइम मिले उसको डाइजेस्ट करने का, वरना वो तो सीधा नीचे चला जाएगा, सीधा यहां आ जाएगा, ऐसे ही बाहर आ जाएगा खाना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? सेम चीज इंटेस्टाइन के साथ भी है, सेम चीज एनस के साथ भी है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एनस स्पिंस्टर एक्चुअली जो लास्ट पार्ट होता है, जब वो ओपन होगा तभी फीसेस बाहर आएगा, ठीक है। एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कहां गया? हाँ, इट इज कंसर्न विथ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ, ओके मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखवा रहा था, उसको भी लिख लेते हैं। हाँ लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ small intestine consists of two types of folds, two types of folds, उन्हीं फोल्डिंग्स को ही हम विली एंड माइक्रोविली बोल रहे हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, विली एंड माइक्रोविली, विली एंड माइक्रोविली।
ये सौम्या कौन है ऑनलाइन? कोई है क्या सौम्या? नहीं ना? रिहांशु ठीक है, प्रखर ठीक है, जयती, शौर्य, काव्य। सौम्या कौन है ऑनलाइन है जो? सर वेदांत। वाह, कौन बोला वेदांत है? अच्छा, आप जानते हो क्या? अच्छा, ओके, चलो, ऑब्जर्वेशन, चलो, गुड, चलो, टू टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, दैट इज विली एंड माइक्रोविली, फुल स्टॉप। ईच विलस, सिंगुलर है ना, ईच विलस consist of blood capillaries, consist of blood capillaries। ब्लड कैपिलरी क्या है? एक तरह का ब्लड का पाथवे है ना, जैसे ब्लड फ्लो करता है आपके आर्टरीज में, वेन्स में, एंड थर्ड कैपिलरी होता है, सबसे थिनेस्ट वेसल जो होता है ना हमारे ब्लड वेसल में, वो कैपिलरी होता है, सबसे पतला। बाकी आर्टरीज भी है, वेन्स भी है। वेन्स जो हमको यहाँ दिखती है, दोज आर वेन्स। आर्टरी थोड़ी सी डीप सीटेड है, डीप सीटेड मतलब थोड़ी नीचे है, ऐसे नहीं दिखेंगी, है ना। और कैपिलरीज एकदम जो थिनेस्ट वेसल है, दैट इज द कैपिलरीज। ये आते हैं आपके लंग्स के पास भी यही आते हैं कैपिलरीज, इंटेस्टाइन के पास भी यही आते हैं सामान लेने के लिए। क्या सामान? यहां आया है वो खाना लेने के लिए, और लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला, लार्ज इंटेस्टाइन कितना नंबर का हो गया ये? 7। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। It is shorter and wider. It is shorter and wider. It is shorter and wider than small intestine. Then small intestine. So it is differentiated into. It is differentiated into. It is differentiated into. जैसे वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, डिओडिनम एंड इलियम, वैसे इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉलन एंड रेक्टम, कॉलन एंड रेक्टम, कॉलन एंड रेक्टम। इसका फंक्शन, it helps in formation of, it helps in formation of, formation and storage दोनों लिखना, formation and storage of feces, FAECES। एक काम करता हूं, इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूं, याद रहेगा। ठीक है, समझ गया ना येलो क्यों लिखा हूं? चलो, जिनको समझ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझा वो कल तक सोचना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 8th, लास्ट क्या है? एनस। चलो इसमें लिखो हाइफन डाल के, इट लाइज एट द बेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट लाइज, सबसे लास्ट पार्ट, इट लाइज एट द बेस ऑफ elementary canal and is for egestion, and is for egestion, and is for egestion। ये इसका फंक्शन है egestion का। क्लियर है?
तो यहाँ पे अपन ने वो सारी चीजें लिख ली ना जो अपन 5 स्टेप लिखे थे ना होलोजोइक न्यूट्रिशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन। देखो यहाँ पे इंजेशन वर्ड का यूज किया था हमने, राइट। फिर हमने स्टमक में यूज किया था डाइजेशन वर्ड का, विच इज अवर सेकेंड स्टेप, डाइजेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने वर्ड यूज किया था किसका, अरे एब्जॉर्प्शन का। आप बोलोगे सर एसिमिलेशन यूज नहीं किया, तो एसिमिलेशन वैसे भी कैनाल में नहीं होता ना, एसिमिलेशन तो सेल के अंदर होता है, हाँ ना। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बट वो प्रोसेस हमारे न्यूट्रिशन के पार्ट में आएगा। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? एसिमिलेशन सेल के अंदर होता है। ये जो आपका ब्लड कैपिलरी आया है ना, वो फूड एब्जॉर्ब करके लेके जाएगा सेल्स तक, सेल्स को वो फूड दे देगा, अब वो फूड को एसिमिलेट करके वापस से पुराना वाला सब्सटेंस फिर बनाएंगे। तो वो चीज सेल में हो रही है, इसलिए यहां नहीं लिखी है। Am I clear? So that also comes under nutrition only, but that is not the part of alimentary canal, इसलिए हमने यहां नहीं लिखा है। एंड लास्ट इजेशन भी हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 4 स्टेप्स तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना होलोजोइक के। Am I clear? ठीक है, चलो। तो ये तो पार्ट ना, ये तो जो हमने बात की अभी तक, ये सिर्फ कैनाल की बात की है। अब कैनाल में खाने के साथ हो क्या रहा है, सिर्फ वो घूमने थोड़ा ना गया अंदर, उसके साथ केमिकल डाइजेशन हो रहा है ना। तो वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, थ्रू एंजाइम कर रहा है। याद है हमने बात की थी कल एंजाइम के बारे में कि हर अलग अलग जूस में एंजाइम्स हैं, दे विल हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। वो डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, अदरवाइज हाँ वही 50 साल में एक बार खाना खा पाएंगे, है ना, क्योंकि वो इतना स्लो डाइजेस्ट होगा ना एक समय का खाना कि आप अगले बार आपको भूख 50 साल के बाद लगेगी, इसलिए थैंक्स टू एंजाइम्स। ठीक है, चलो। तो अगला हेडिंग डालना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब लिखते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है, उनमें कौन कौन से जूस, उन जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम, और उन एंजाइम का क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है। क्या हो गया, समझेंगे क्या क्या बोला मैंने? कितने ग्लैंड्स, उनके जूस के नाम, उनके एंजाइम्स के नाम, और उनके एंजाइम का फंक्शन, इतना पढ़ना है। ये भी जो हमने 8 पार्ट लिखे, सब में क्या लिखा हुआ है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, ट्यूब जैसा है, लॉन्ग है, नैरो है, जे शेप्ड का है, कॉइल्ड है ना, ज्यादा ब्रॉडर है, यही तो लिखे सब में सबसे पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या लिखे हैं, उनका फंक्शन। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये 8 में हर हमने वही चीजें लिखी हैं। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी पार्ट्स बनाओगे सबके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे पहला लिखेंगे इसमें सलाइवरी ग्लैंड। सबसे फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि स्टार्ट तो माउथ से हो रहा है। सबसे पहला ग्लैंड हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड। ओके, इसमें लिखो दीज सेक्रीट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करेगा, सलाइवा। दीज सेक्रीट सलाइवा, these secrete saliva which contains a enzyme called salivary amylase। ये एमिलेज एक क्लास है एंजाइम का जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये वो क्लास ऑफ एंजाइम है। समझ रहे हैं, हर का अपना अपना काम है। सलाइवरी एमिलेज प्रोटीन, विटामिन, फैट, इनको कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसका टास्क क्या है, खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करना बस। प्रोटीन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, फैट को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एमिलेज नाम का एक क्लास है ना, सलाइवा सेक्रीट कर, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट कर रहे हैं, इसलिए नाम सलाइवरी एमिलेज हो गया। ये एमिलेज सिर्फ स्टमक, सॉरी सिर्फ माउथ में नहीं होता,
आप आगे पढ़ेंगे पेनक्रियास का भी खुद का एमिलेज है, इंटेस्टाइन के पास भी खुद का एमिलेज है। तो एमिलेज की और जरूरत क्यों पड़ी आगे जाके? क्योंकि माउथ में खाना तो कम देर के लिए है ना, हमने उस दिन ही बात की थी ना कि माउथ में खाना कम देर के लिए, अगर आप इसके भरोसे बैठोगे कि पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ में ही डाइजेस्ट हो, तो पॉसिबल नहीं है ना, तब तो आधा कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। इसलिए अंदर भी एमिलेज का होना जरूरी है। इसलिए पेनक्रियास और इंटेस्टाइन फाइनल एमिलेज छोड़ेंगे, उनके नाम होंगे पेनक्रियाटिक एमिलेज और एक होगा इंटेस्टिनल एमिलेज। सरनेम तो वही है ना, एमिलेज, काम तो वो वही करेगा, बस जिन्होंने छोड़ा है उसको उनका नाम आगे लग गया। अगर सलाइवरी ग्लैंड ने छोड़ा है तो उसका नाम सलाइवरी एमिलेज हो गया, अगर पेनक्रियाज ने छोड़ा है तो पेनक्रियाटिक एमिलेज हो गया, अगर इंटेस्टाइन ने छोड़ा है उसको तो वो इंटेस्टिनल एमिलेज हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ओके। हाइफन डाल के नीचे लिखना, सलाइवरी एमिलेज breaks down starch into salivary amylase breaks down starch into maltose and isomaltose, maltose and isomaltose। ये और ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ग्लूकोज के पहले ये दोनों बनते हैं, ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बन जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का फाइनल पॉइंट ग्लूकोज है। अल्टीमेटली सारा स्टार्च, सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है, बट वो एक स्टेप में नहीं होगा, थोड़ा मल्टीपल स्टेप्स में होगा। पहले वो स्टार्च को आप माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ना, एकदम से टूट के इतना छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। पहले इतना बड़ा मॉलिक्यूल माल्टोज और आइसोमाल्टोज में ब्रेक हुआ, फिर आप माल्टोज को ब्रेक करोगे ग्लूकोज में, आइसोमाल्टोज को ब्रेक करोगे ग्लूकोज में। दैट इज द फाइनल पॉइंट। हमारा मेन एम यही है कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, तभी वो सेल के अंदर घुस पाएगा। ये सब अपन क्यों कर रहे हैं? खाने को सेल के अंदर घुसाने के लिए नहीं, डिफ्यूजिबल बनाने के लिए, सॉल्युबल बनाने के लिए, स्मॉल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, ये सब इतना जद्दोजहद इसलिए कर रहे हैं। समझ गए? चलो नेक्स्ट, सेकेंड ग्लैंड ये हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड लिखते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये स्टमक में होता है, सलाइवरी ग्लैंड टंग में होगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका स्टमक में है। हाइफन डाल के लिखो, it is present in it is present in the wall of stomach, inner wall है ना, wall of stomach and secretes gastric juice and secrete gastric juice। इसके जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, जो हमारा सलाइवा है वो कैसा है नेचर में, एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है ना। सलाइवा जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, मतलब खाना मुंह से गुजरने के बाद बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि खाना बिना सलाइवा से टच होके तो जाएगा नहीं अंदर। टच हुआ मतलब सलाइवा उसमें चिपक गया है, और अब वो खाने को क्या बना देगा? बेसिक। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक एंड सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब इस जूस के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं, लिखो नेक्स्ट लाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ, या फिर गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ, गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखो,
म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। हाइफन डाल के इसका फंक्शन लिख लेते हैं। इट लुब्रिकेट्स द फूड। इट लुब्रिकेट्स मतलब क्या होता है? लुब्रिकेशन सुने कभी? क्या होता है लुब्रिकेशन का मतलब? हाँ, अच्छा, लुब्रिकेशन अपन ऑयल में पढ़ते थे ना, मतलब कोई चीज में अगर एक कोटिंग अगर आपने ऑयल की कर दी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ भी तो वही है ना, अगर आपका खाने में सलाइवा मिक्स नहीं होगा ना तो निगलने में मुश्किल होगा। कभी अपन खाते हैं ना, कोई सूखा सूखा खाना खाते हैं तो गले में फंस जाता है, तो अपन फटाफट पानी पीते हैं कि ताकि वो नीचे स्वॉलो हो जाए प्रॉपर। तो इसलिए लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है ताकि खाना आगे ट्रैवल कर सके। लुब्रिकेशन होगा तो खाने को फ्रिक्शन कम फील होगा ना, उस ट्यूब में आसानी से वो स्लिप मार मार के जाएगा आगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो म्यूकस क्या करेगा? इट लुब्रिकेट्स द फूड, इट लुब्रिकेट्स द फूड and protects the inner lining of stomach, inner lining of stomach, inner lining of stomach from the action of acid, from the action of acid। ये एसिड कहां से आया? हाँ, नहीं नहीं, गैस्ट्रिक जूस में ही है। अभी लिखेंगे अपन सेकंड, जो अपन क्या लिख रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या है। तो पहला म्यूकस, दूसरा लिखेंगे सेकंड, अरे जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी तो लिख रहे हो, आप लोगों को टाइम लग रहा है लिखने में? हाँ, आप तो बैठ के लिख रहे हो, मस्त नीचे दबा के लिख रहे हो हाथ, तो जल्दी लिखना चाहिए। अब मेरे को है ना इधर से उधर जाना पड़ रहा था, झुकना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, फिर नीचे से कलर चेंज करना पड़ रहा है, फिर कुछ गलत हो रहा है तो उसका, तो आप लोग तो फटाफट लिख सकते हो क्या? नहीं, चलो। तो क्या ये पहला पार्ट है ना, मतलब ये पहला चीज है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर है। ऐसे 3-4 चीजें और है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। सेकेंड लिख रहे हैं अपन HCl, लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, उसका फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में HCl जरूर लिखना, H कैपिटल C कैपिटल L स्मॉल, क्लोरीन ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो अपन पढ़े ना HCl। ओके, तो आपका गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है। आपका जो खाना आया ना बेसिक मीडियम में बन के ऊपर से माउथ से, तो वो बेसिक हो गया ना, तो उसको एसिडिक मीडियम में लेके आ रहे हैं अपन। तो ये एसिड सिर्फ खाने में काम आना चाहिए ना, तो खाने को डाइजेस्ट करने में काम आना चाहिए। आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को वो जला ना दे। कभी कभार होता है ना कि ज्यादा खा लेते तो एसिड ज्यादा आ जाता है, उसको अपन एसिडिटी बोलते हैं, आपका पेट जलता है। तो उसका कारण क्या होता है कि आपने ज्यादा खा लिया तो एसिड भी ज्यादा लिबरेट हुआ, उससे आपको एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, डकार मार रहे, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, ठीक है, गंदी गंदी गैस आ रही है। तो ये सब कारण क्या है? वही एसिडिटी, ठीक है। तो एसिड, ये एसिड आपके पेट को जलाए ना, इसलिए क्या होता है, पहले म्यूकस आएगा, म्यूकस पूरे स्टमक के अंदर एक लेयर बना लेगा। क्यों बनाया ये लेयर? ताकि जो अब HCl आने वाला है बाहर, वो उस स्टमक की अंदर की लाइनिंग को जला ना दे। लिखे ना अपन अभी, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। समझ गया क्या? पहला फंक्शन म्यूकस का लुब्रिकेशन था, दूसरा फंक्शन एसिड से पेट को बचाना। हो गया यहां तक? ठीक है, चलो अब HCl का फंक्शन लिखते हैं। देखो फर्स्ट हाइफन डाल के इसमें लिखो, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा बेसिक नेचर का था, ये एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सुने ये न्यूट्रलाइज वर्ड? एसिड में बेस मिला हो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके स्टमक, आपके सलाइवा के एक्शन को रोकने के लिए पहला। तो उसके अलावा स्टॉप्स द फंक्शन ऑफ सलाइवा, कॉमा डाल के, किल्स द बैक्टीरिया, एसिड से बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, किल्स द बैक्टीरिया, अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया होगा तो, किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, प्रेजेंट इन द फूड, kills the bacteria present in the food
कॉमा एक्टिवेट्स पेप्सिन, ये अगला सामान है ना जो गैस्ट्रिक जूस में है, एक्टिवेट्स पेप्सिन। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, उसको चालू कर देगा, इनिशिएट कर देगा कि मेरा काम हो गया, अब तुम चालू हो जाओ। तो एक्टिवेट्स पेप्सिन एंड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ना रिएक्शन थोड़े फास्टर हो जाते हैं, ताकि आपका खाने का डाइजेशन जो है वो थोड़ा फास्टर रहे, इसलिए एसिड भी लिबरेट करता है आपका स्टमक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पेप्सिन भी तो है। देखो हमको पहले वाले से दूसरा मिला ना, क्या मिला पहले वाले से दूसरा? हाइड्रोक्लोर। पहले वाला म्यूकस लिखे थे, म्यूकस HCl से अपने आपके पेट को बचा रहा था, HCl पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है, तो मतलब पेप्सिन भी यही हो रहा होगा। तो अगला लिखो पेप्सिन, लिखो वाह, अरे अरे सेव नहीं हो पाया ना फिर, इतना मेहनत। हाँ ठीक है, चलो फिर अपन इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, HCl के बचाव के लिए, और HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट किया, अब पेप्सिन अपना काम चालू करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैं लिंक भेजूंगा, फिर ज्वाइन होना, तोशा एंड